हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। और इसमें कुछ मैं इम्पॉर्टेंट से फॉर्मूले बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बट ये आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Now let's understand the concept of integration. वो इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इंटीग्रेशन समझने के लिए आपको पहले डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, जिससे हमें इंटीग्रेशन समझने में ज़्यादा आसानी आएगी। तो पहले आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ कर्व। ये कर्व का नाम क्या है? इट इज़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये जो है फंक्शन ऑफ x, मतलब ये एक इक्वेशन रहता है जो x के टर्म्स में हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये जो कर्व है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये होता है उसका टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। और ये हम लोग डिफरेंशिएशन में सीख चुके हैं कि जो स्लोप रहता है इस कर्व का, जो स्लोप रहता है इस कर्व का, यानी कि जो स्लोप रहता है इस टेंजेंट का, एक बात याद रखना कि जो स्लोप टेंजेंट का होता है वही स्लोप उस कर्व का होता है। To find the slope of the tangent, we simply take the derivative. Okay, slope is nothing but dy by dx. So ये जो कर्व दिया है हमें, उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे और हमें आसानी से इसका स्लोप मिल जाता था। पर अब हो रहा क्या है कि ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन का इक्वेशन रहता है, वो हमें दिया नहीं है। और हमें स्लोप अगर दिया होगा तो हम कैसे इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब अगर हमें डेरिवेटिव दिया होगा तो हम लोग उसका इंटीग्रल निकाल के वो फंक्शन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक, इंटीग्रेशन एक ऐसी टेक्निक, इसको पढ़ते हैं द टेक्निक बाय विच वी कैन फाइंड a function f of x given the derivative of the function d by dx of f of x। कोई फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमें दिया हो कि जिस डेरिवेटिव की मदद से हम लोग ये f of x निकाल सकते हैं, पर कैसे निकालेंगे? इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डेरिवेटिव से कहाँ पे जा रहे हैं? f of x की तरफ जा रहे हैं। सो डेरिवेटिव अगर दिया होगा तो उस टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा f of x निकाल सकते हैं, और उस टेक्निक को ही हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मुझे इंटीग्रल किसी का डेरिवेटिव दिया होगा तो डेरिवेटिव से मैं कहाँ जाऊंगी? इंटीग्रेशन की तरफ जाऊंगी। और अगर मुझे इंटीग्रेशन दिया होगा तो मैं इंटीग्रेशन के से कहाँ जाऊंगी? मैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव की तरफ जाऊंगी। मतलब मैं क्या कर रही हूँ? इंटीग्रल से मैं वो फंक्शन ऑब्टेन कर सकूंगी, ये कहने का मतलब है। सो स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अगर ये दिया है आपको, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब मुझे ये y अगर चाहिए होगा तो मैं सिंपली क्या करूंगी? इंटीग्रेट करूंगी दोनों तरफ। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय ये डिनोटेड बाय क्या है? देखो, नोटेशन इसका है एक सांप की तरह से निकालने का, एस ऐसे, और ये यहाँ पे y dx, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे हमारा जो फंक्शन होता है वो। अगर आपको याद है डेरिवेटिव हम कैसे लिखते थे? d बाई डी एक्स लिखते थे, d बाई डी एक्स, और हमारा जो फंक्शन रहता था y वो इधर आता था, इसलिए इसको हम dy बाई डी एक्स बोल देते थे। ठीक है, तो d बाई डी एक्स लिखते थे और यहाँ पे y रहता था। अभी इंटीग्रल में क्या हुआ है? ये d की जगह पे ये सांप आया है, ये s आया है, और ये जो dx था जो डिवाइड हो रहा था यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन ये रिवर्स है ना, तो जो भी यहाँ पे है नीचे ये गया ऊपर यहाँ पे, और y का ही हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव यहाँ पे ले रहे थे, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे थे y, यानी कोई भी फंक्शन x का। अभी यहाँ पे जो y था ये हमारा f ऑफ x था, बट ये जो y है ये हमारा स्लोप है, और इस स्लोप से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? इस स्लोप से हम लोग जा रहे हैं
हमारे फंक्शन की तरफ, एफ ऑफ एक्स की तरफ। तो ये वीडियो में आपको ये कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आया होगा इस पार्ट में। अभी हम जाते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ। कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो सबको पता होने चाहिए while studying integration. So if you want to understand important standard formulae, they are easy to learn, okay, unless and until you know the concept behind it. अगर मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया तो ज्यादा इजी होगा, राइट? तो चलिए देखते हैं क्या है कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट समझ के ही फॉर्मूले लर्न करेंगे, रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, अभी क्या है, इंटीग्रल 1/x dx इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये हमें दिया है। अभी c क्या है ये भी हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में ही। ठीक है, अभी ये जो है मैंने जैसे बोला था हमारा इंटीग्रल के अंदर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए और dx। तो y क्या है, कोई भी फंक्शन x का, चाहे वो x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x रेज टू n हो, या फिर वो e रेज टू x हो, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो क्या है, वो है 1/x, मतलब कुछ भी x के टर्म में। सो 1/x इज अ फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन ऑफ x वेरिएबल जो हमारा y होता है, क्योंकि हमने बोला था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा हमारा कर्व रहता है, राइट? सो दिस इज 1/x गिवन टू अस और इसको हमें इंटीग्रेट करना है एंड द आंसर इज व्हाट, इट इज log x प्लस c। ठीक है, अभी log x देखते हैं क्या है। अगर आपने सोचा थोड़ी देर के लिए बस एक लेफ्ट हैंड साइड देखो और एक राइट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में तो हम पहले ही सीख रहे हैं, अभी राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड में दिया है log x, तो log x जो है अगर आप ऑब्जर्व करोगे, log x का डेरिवेटिव आपको याद है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x। अभी जिन बच्चों को डेरिवेटिव भी नहीं आता, दिक्कत है डेरिवेटिव सीखने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं डेरिवेटिव पे एक अलग वीडियो करूं या नहीं। ओके, अगर आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वर्क करूंगी और वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो फिर देखते हैं log x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/x। ठीक है, 1/x। और मैंने हाल ही में अभी पहले ही आपको बताया था कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो अगर मैं इसका रिवर्स ले रही हूँ, मतलब dx इस साइड dx गया और मैं अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट करूंगी तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/x dx। इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ दिस 1/x dx। ठीक है, 1/x dx, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे वापस से क्या आना चाहिए, ये log x ही आना चाहिए। सी, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये स्लोप था, बोला था मैंने कि ये स्लोप होता है, तो स्लोप था और स्लोप से हम कहाँ जा रहे हैं, फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। फंक्शन क्या है हमारा, log x है, तो इंटीग्रल 1/x dx निकालने के बाद आंसर क्या आएगा, log x। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपको लर्न ही करना है। पर अभी मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा ये लर्न करने में, क्योंकि आपको लर्न करना ही नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा क्या अभी लर्न तो करना पड़ेगा, इतना तो समझ में आया पर लर्न तो करना पड़ेगा। नहीं, लर्न नहीं करना है। ये क्या है, आप log x का डेरिवेटिव ही लर्न करो ना, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, तो इंटीग्रल 1/x इज log x, ये यहाँ पे ही फॉर्मूला हमारा लर्न हो जाता है। तो आगे आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैंने बोला था कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये देखो, इंटीग्रल 1/x dx इज इक्वल टू log x, इतना तो समझ में आया। पर भाई ये c गया कहाँ पे, ये c का यूज क्या है, करना क्या है c का, तो c का डेरिवेटिव लोगे, इसका डेरिवेटिव लिया log x का, तो चलो c का भी डेरिवेटिव लेते। c इज अ कांस्टेंट, ओके, इसको हम इंटीग्रेशन में बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो हमारा कांस्टेंट है c, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ c इज 0। एनी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, तो यहाँ पे वो 0 ऐड कर दो। तो log x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, log x तो प्लस 0 तो log x ही होता है, और log x का इंटीग्रल तो हमें, log x का डेरिवेटिव हमें 1/x दे रहा है, मतलब इंटीग्रल 1/x log x प्लस c लिख सकते हैं। पर अगर इसका डेरिवेटिव 0 है तो लिखा ही क्यों, लिखने की क्या जरूरत है अगर डेरिवेटिव 0 है तो। चलो देखते हैं एक अलग केस जिसमें मैं बोलूंगी आपको log x प्लस 8 की वैल्यू बता दो। तो log x प्लस 8 है, उसका डेरिवेटिव भी अगर मैं निकालू तो उसका डेरिवेटिव 1/x ही आता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंटीग्रेट करूं 1/x को तो वो log x प्लस 8 भी दे सकता है या नहीं दे सकता बाय दिस लॉजिक कि log x प्लस 8 का जो डेरिवेटिव होता है, मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख देती हूँ, भूल गई मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 8, तो आपको दे रहा क्या है, वो 1/x ही दे रहा है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा log x को और ये 8 को भी जाएगा, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और 8 एक जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होता है 0, तो ये मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी तो ये हो जाएगा क्या, 1/x हो जाएगा। बट 1/x ये ही log x का भी इंटीग्रल, मैंने अगर लिया 1/x का इंटीग्रल लिया तो भी मुझे log x ही मिल रहा है, और मैंने अगर 1/x का इंटीग्रल लिया तो मुझे ये भी मिल सकता है log x प्लस 8, मतलब मुझे यहाँ पे एक c ऐड करना जरूरी है। तो दिस log x प्लस c इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड फॉर्मूला। तो अभी तक ये लर्न हो चुका होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू, सबसे इजी फॉर्मूला ये है, सबसे इजी और सबसे आसान, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है लर्न करने में। देखो e रेज़ टू x का जो डेरिवेटिव होता है, इस साइड देखो RHS को देखो, RHS में डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x का डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। अभी c भी कांस्टेंट है तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, कांस्टेंट भी लिख देते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x e रेज़ टू x ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस e रेज़ टू x का इंटीग्रल लूंगी तो मुझे क्या आना चाहिए बैक, आई शुड गेट e raised to x, तो e raised to x of integral e raised to x dx should give me e raised to x। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ये, और प्लस क्या होगा यहाँ पे c भी आएगा, ठीक है। सो इंटीग्रल e raised to x dx इज इक्वल टू e raised to x प्लस c। सो ये हो गए दो फॉर्मूले। चलो देखते हैं आगे के और कुछ फॉर्मूले, देखते हैं ये क्या है। अभी क्या है, इंटीग्रल x रेज टू n dx x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। देखो अगर हमने सीखा था डेरिवेटिव में हमने क्या सीखा था कि x रेज टू n का जो डेरिवेटिव होता है वो n x रेज टू n माइनस 1 होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला अभी हम लोग नहीं देखेंगे, अभी हम लोग इस पे ही फोकस करते हैं। चलो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव कुछ भी करना होता है, इसका डेरिवेटिव निकालो, RHS का डेरिवेटिव, ठीक है। RHS का डेरिवेटिव निकालो, RHS का डेरिवेटिव होता क्या है, x रेज टू n प्लस 1 का, मतलब मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c का डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ये 1 अपॉन n प्लस 1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो वो डेरिवेटिव के बाहर आएगी, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनको डेरिवेटिव पे अलग से अगर वीडियो चाहिए होगा तो मैं वो तुरंत ही डाल दूंगी, ठीक है। 1 अपॉन n प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x, अभी क्या लेंगे हम डेरिवेटिव, इनसाइड कौन आएगा, x रेज टू n प्लस 1 आएगा, x रेज टू n प्लस 1 आएगा, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अभी हम लोग किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, x रेज टू n प्लस 1 का, इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आएगा, ठीक है। अभी x रेज टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालना है, तो बाय फॉर्मूला वो क्या होता है, एक कोई भी x रेज टू n का डेरिवेटिव मुझे निकालना होगा। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n वो क्या होता है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1, मतलब होता क्या है कि वो n आगे आ जाता है और x की पावर 1 से कम हो जाती है, 1 से कम हो जाती है। तो यही हम लोग करेंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 1 में नीचे लिख दूंगी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये n प्लस 1 आगे आ जाएगा, ये n प्लस 1 आगे आ जाएगा, और इनसाइड जो x है x की पावर 1 से कम कर रही है, मतलब n प्लस 1 से 1 घटा दो, कितना हो गया, n प्लस 1 से 1 गया मतलब n बचा, देखो n प्लस 1 माइनस 1 मतलब n ही बचा ना, n ही बचा, ठीक है। और ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और मुझे आंसर क्या मिलेगा, x रेज टू n मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगी x रेज टू n का, तो मुझे आंसर क्या आता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, प्लस c, क्योंकि हमने इसका ही डेरिवेटिव स्टार्टिंग में लिया था और फिर ये मिला था, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगी जो मिल रहा है तो वो मुझे क्या देगा, ये आंसर देगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा।
ओके आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल ए रेज टू एक्स लॉग ए डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स प्लस सी। अब हमने पहले ही ये सीखा था कि अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं ए रेज टू एक्स का, अगर आपने ये आपको याद होगा कि ए रेज टू एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है ए रेज टू एक्स लॉग ए। ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो ए रेज टू एक्स लॉग ए होता है, और ठीक है यहाँ पे सी भी जोड़ दो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है वो, बट आप समझ जाइए कि ये क्या है, डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स क्या है, इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स लॉग ए होता है। ठीक है, अभी मैं इस साइड इंटीग्रेट करूंगी तो इंटीग्रल ए रेज टू एक्स लॉग ए क्या हो जाएगा, ए रेज टू एक्स लॉग ए, मतलब ये ए रेज टू एक्स लॉग ए, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग, इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए रेज टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे वापस से फिर से ये मिल जाएगा, और यहाँ पे सी भी था जो मैंने लिखा नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे सी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल ए रेज टू एक्स लॉग ए डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आई होगी अभी तक। बट क्या होता है कि बहुत सारे जो ये रहते हैं बुक्स रहते हैं उसमें ऐसे नहीं लिखा रहता, मैंने ये लिखा है क्योंकि आपको ये समझे। ठीक है, कहाँ पे भी ये ऐसा नहीं लिखा है, इंटीग्रल ए रेज टू एक्स लॉग ए डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स प्लस सी, ये आप इसे ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि आपको डेरिवेटिव तो याद है, क्योंकि ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू एक्स लॉग ए होता है, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, ए रेज टू एक्स होगा। ठीक है, ये तो है, पर अभी क्या होगा, ये मैं अगर log a इस साइड ले लूंगी तो मुझे a रेज टू एक्स का ही फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बहुत सारे बुक्स में a रेज टू एक्स का ही फॉर्मूला दिया होता है, क्योंकि आपको ये log a याद रखने की जरूरत नहीं होती, a रेज टू एक्स का ही इंटीग्रेशन पूछते हैं, log a उसमें मल्टीप्लाइड नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, ये a रेज टू एक्स को डिवाइड कर दो, ये log a इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो ये आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, ए रेज टू एक्स का जो इंटीग्रेशन रहता है वो क्या होता है, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए। और अगेन मैंने बोला था कि वो डेरिवेटिव का क्या रहता है, रिवर्स रहता है। डेरिवेटिव में हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रल में जो ए रेज टू एक्स दिख रहा है आपको, उसको हम लोग लॉग ए मल्टीप्लाई कर रहे थे। इधर क्या हो रहा है, जो आंसर आपको आ रहा है वो ए रेज टू एक्स में लॉग ए जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो यही बात है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है बात। देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। अभी जो स्पेशल केसेस है वो यही सब फॉर्मूले है रिपीटेशन में, पर हो रहा क्या है, यहाँ पे एक कंसेप्ट आया है ए एक्स प्लस बी, मतलब हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला देखा था, ओके आपको अगर याद होगा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ये हमने पहले सीखा था। ठीक है, तो वो x की जगह पे कौन आया है, अभी देखो तो जरा, ax प्लस बी आ गया है। तो कुछ नहीं करना, वैसे के वैसे ही लिखना है, लॉग ऑफ ax प्लस बी ही लिखना है, और डिवाइड को कौन जाएगा यहाँ पे, सिर्फ x की साइड में जो है वो a है, वो यहाँ पे आपको डिवाइड में डालना है। सब जगह सेम है, तो स्पेशल केस भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपका 1/x प्लस बी फॉर्म रहता है, ए की जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट रहता है मानो, और बी की जगह पे भी कोई ना कोई कांस्टेंट रहता है। तो मैंने बोला अगर आपको 1/2x प्लस 3 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बोलो, तो 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 2x प्लस 3 ही होगा। देखो लॉग ऑफ ax प्लस बी ही होगा, पर डिवाइड में कौन जाएगा, x के साइड में कौन है, x के साइड में है a, मतलब इस टाइम अगर मैं बोलूं 1/2x प्लस 3, यहाँ पे x के साइड में कौन है, यहाँ पे x के साइड में है 2, तो मैं डालूंगी पहले 2 डिवाइड को, और फिर मैं डालूंगी log ऑफ 2x प्लस 3, जो x के साइड में है वो डिवाइड को जाना ही है। आपने इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश की इस राइट हैंड साइड की, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो हमारा LHS है वो LHS का 1/x प्लस बी मिल जाएगा। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही वेरीफाई दिखाया करके, वैसे ही आपको वेरीफाई करना है, आप कर सकते हो। तो अभी देखो ई रेज टू एक्स, हमने पहले ये ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, देखा था ना, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स प्लस सी होता है। तो हुआ क्या, अब ये x की जगह पे कौन आया, ए एक्स प्लस बी आ गया, तो यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी आएगा, पर क्या हुआ, x के साइड में जो a था वो नीचे डिवाइड को आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी याद कर सकते हो इसे, x के साइड में जो a था वो डिवाइड को आ गया। ठीक है, x के साइड में जो a था वो डिवाइड को आ गया।
मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ए है वो डिवाइड को आ रहा है, जो एक्स के साइड में है वो डिवाइड को आ रहा है। तो मैं नोटेशन भी अगर बदलू, यहाँ पे मैंने पी एक्स प्लस क्यू बोला होता तो एक्स के साइड में जो पी होता वो डिवाइड को जाता, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे नहीं बोल रही कि 1/, ऐसे ऐसे रटो मत, ठीक है। जो ऐसे याद कर सकते हो ना, तो ये भी आपको आसानी से हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखिए अभी इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी रेस टू एन हुआ क्या था, हमने क्या सीखा था, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हमने सीखा था, एक्स रेस टू एन डी एक्स का, वो क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ऐसे देखा था ना। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे x की जगह पे कौन आया, ए एक्स प्लस बी आया। ये x प्लस बी मतलब क्या होता है, ये ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे फॉर्म होता है जहाँ पे a कोई भी कांस्टेंट होता है और b कोई भी कांस्टेंट होता है। देखो x प्लस बी रेज टू n, यहाँ पे भी क्या हुआ, ये जो x था इस x की जगह पे ax प्लस बी आ गया, और डिवाइड को क्या गया, सब बाकी का सब सेम है, ax प्लस बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, लेकिन डिवाइड को कौन आया है, डिवाइड को आया है x के साइड में जो a था वो यहाँ पे आ गया, देखो जरा देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रल। अभी ये क्या है, ये इंटीग्रेशन हमें पहले ही सीखा था, इंटीग्रेशन व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x log a dx, व्हाट इज इट, what is integral of a raised to x log a dx, what is it, it is nothing but a raised to x plus c, this is what we had learned, right? Now what is happening, see look here, अभी क्या हुआ, अभी ये जो x था, अभी ऑलरेडी यहाँ पे a एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट होने की वजह से मैं यहाँ पे फिर से a लिखूंगी तो दिक्कत आएगी समझने में, क्योंकि सबको लगेगा क्या कि यहाँ का जो a है वही ऊपर है, मतलब सेम सेम, ऐसा नहीं है, यहाँ पे नीचे कोई भी हो सकता है, ऊपर रेज टू द पावर कोई भी हो सकता है x के साइड में, तो हम उसको लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू, इसलिए मैंने एक अलग से नोटेशन उसको p और q दिया है। और अगर हम लोग यहाँ पे भी पी एक्स प्लस क्यू कर रहे हैं, मतलब x को s फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी x के फॉर्मेट को चेंज करना जरूरी है, तो यहाँ पे भी पी एक्स प्लस क्यू आएगा आंसर में, ए एक्स प्लस ए रेज टू एक्स की जगह पे, और डिवाइड को कौन गया है, ये यहाँ का साइड का p। तो मैंने बोला था ना x के साइड में जो है वही डिवाइड को आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि ये a डिवाइड को गया, इसलिए मैंने ये पहले ही बोला था कि आप ऐसे मत रिवाइज करो, आप उसको ऐसे लर्न रखना कि x के साइड में जो है वही डिवाइड को आ रहा है, यही है स्पेशल केसेस। और अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है, ये जो फॉर्मूले मैंने जो बताया ये सब बेसिक था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में ले लिया है, बट चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियोस क्या करूँगी डाल दूंगी एग्जाम्पल से रिलेटेड, मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होते हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन मतलब जो हमने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव सीखे थे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखे थे, सेम रूल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इंटीग्रल के एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले रहे होंगे, मतलब के कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई होता है, हमने डेरिवेटिव में सीखा था, तो वो हम क्या करते थे, कांस्टेंट बाहर निकालते थे इंटीग्रल के, सॉरी डेरिवेटिव के, तो वही यहाँ पे हो रहा है कि हम लोग बाहर निकाल रहे हैं इंटीग्रल के, क्योंकि डेरिवेटिव को रिप्लेस किसने किया है, इंटीग्रल ने किया है। तो ये जो रूल्स है ना बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, हमारे डिफरेंशिएशन सेम ही है, कि अगर हम लोग कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट बाहर आता है हमारे डेरिवेटिव के, उसी प्रकार यहाँ पे इंटीग्रल के भी वो बाहर ही आएगा। अभी हम लोग अगर दो फंक्शंस को ऐड कर रहे होंगे जो इंटीग्रल के अंदर है, तो वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर दीज टू फंक्शंस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो रहता है ना हमारा, कि इंटीग्रल ये एफ ऑफ एक्स को भी जा सकता है और ये इंटीग्रल में अंदर जी ऑफ एक्स को भी डाल सकती हूँ, और प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और यहाँ पे भी सिमिलर केस है, क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे मैं लिख दूंगी, तो ये इंटीग्रल ये जी ऑफ एक्स को भी जाएगा, और ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रहता है ना, जो हम लोग इसमें भी सीखते हैं कि ए टाइम्स अगर मैं पी प्लस क्यू, ऐसे मैं नंबर के बारे में बोलूँ, अलजेब्रा में सीखा होगा कि a इंटू पी प्लस क्यू अगर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ए पी प्लस पी क्यू लिखते हैं ना, ए पी प्लस ए क्यू लिखते हैं ना, तो ए पी प्लस ए क्यू, ए पी प्लस ए क्यू
मतलब यहाँ पे जो a है वही ये इंटीग्रल है, और पी क्यू हमारे फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, ऐसे अज्यूम करके चलो। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पी एक्स, हाँ ठीक है, a इंटीग्रल पी एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रल जी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? तो यही यहाँ पे हुआ है, ये प्लस और माइनस, ये भी प्लस और माइनस, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, और ये तो बहुत ही इजी है, कांस्टेंट तो बाहर ही निकालना है इंटीग्रल के, और फिर उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप नए वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहे हमेशा। इसके और 2 पार्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, पार्ट 2 और पार्ट 3, वो भी मैं इसमें डालने वाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपके बाकी के कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है।